हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो वीवीटी थ्योरी थी उसकी लिमिटेशन क्या थी। ठीक है, वीवीटी थ्योरी के अंदर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ से हमारे क्वेश्चन नहीं बनते, लगभग नहीं बनते वहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो वीवीटी के आगे जो थ्योरी निकली हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लिमिटेशन पढ़ेंगे, क्यों हमारी CFT की जरूरत पड़ी, इसमें क्या क्या लिमिटेशन थी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, टेट्राहेड्रल में कैसे होती है। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो उनमें स्प्लिटिंग कैसे होती है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि उसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है, तो इसलिए उसको बाद में देखेंगे और बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जिससे हमारा सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो अगर मैं बता दूं आपको कि आज वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, और CFS से निकालना पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारे पास उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो CFSC उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट, जो आपका स्पाइनल्स होते हैं, क्या होते हैं स्पाइनल्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांस बहुत होते हैं स्पाइनल्स। ठीक है, तो स्पाइनल्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना हमने। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे स्पाइनल्स और एक दो एप्लीकेशन और पढ़ेंगे। CFSC की स्टेबिलिटी हो गया, कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है CFSC के बेस में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे हम LFT, लिगैंड फील्ड थ्योरी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंटरेस्टिंग थ्योरी है। मेन कॉन्सेप्ट इसी से पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड है उनमें स्प्लिटिंग कैसे हुई, क्यों ज़्यादा हुई, क्यों कम हुई। ठीक है, लिगैंड फील्ड थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म सिंबल और माइक्रो स्टेट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत बार बनते हैं। ठीक है, टर्म सिंबल निकालना हो गया आपका और माइक्रो स्टेट निकालना हो गया। इसके बाद एटॉमिक टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं, एटॉमिक टर्म सिंबल हम कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद मैग्नीट्यूड से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है, इससे भी हमारे क्या बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। और मैग्नीट्यूड के बाद हम पढ़ेंगे JTD, और JTD के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है। और उसके बाद हम एक दो टॉपिक जो छूट जाएंगे, जो रिएक्शन मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक इसके बाद जो लेक्चर आएंगे 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 लेक्चर आएंगे हमारे पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ VVT। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ VVT क्या थी हमारे पास। अगर मैं बात करूं MnCN6, मैं बात किसी करूं MnCN6 3 नेगेटिव की बात करूं अगर इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो, कितना हो जाएगा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, तो Mn का x लेंगे, Cn का कितना होता है -1, तो -1 × 6 - C इक्वल टू में चार्ज किया -3। ठीक है, -6 इधर गया तो 6 - 3 या 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकला इसका 3। ठीक है, तो Mn रह गया यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हमारा क्या हो जाता है, Mn का जो होता है हमारा लास्ट में वैलेंस शेल में क्या होता है 3d5 और 4s2 होते हैं हमारे, 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 3d5 और 4s2 होता है हमारे पास। कोई दिक्कत इसमें नहीं है दिक्कत। तो 3 मतलब 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 यहाँ से निकला, 1 यहाँ से निकला, तो बचा कितने हमारे पास, बचे हैं हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो VVT ने कहा था कि जो Cn होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से ये क्या हो जाएगा, पेयरिंग कर लेंगे, तो आगे हमारे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4, ये दोनों आपस में पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, जिस वजह से पेयरिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कुछ भी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये होगा हमारा क्या, डायामैग्नेटिक होगा, ये होगा हमारा डायामैग्नेटिक। ठीक है, और जो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा वो 0 निकलेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या निकलता है यहाँ पे, 0 निकलता है। ठीक है, तो जो कि अगर हमारा प्रैक्टिकली अगर देखा गया हमारे पास, ये बिल्कुल गलत था, ये डायमैग्नेटिक ये नहीं होता है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं निकलती है। तो VVT ने क्या करा था, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं बताया था, सारे के सारे मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल में सही आ गया था, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अच्छे से नहीं आया था, गलत आया था। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया, वो बिल्कुल अच्छे से नहीं बताया था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये नहीं बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, कौन वीक फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्यों पेयरिंग होती है, वीक फील्ड लिगैंड में पेयरिंग क्यों नहीं होती है, तो ये सब चीज़ VVT ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसके बाद हमारी क्या निकली थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी निकली थी। तो इसके बाद इन सबको देखते हुए हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी निकली थी, जो कि काफ़ी हद तक क्या थी, सही थी हमारे पास। ठीक है,
तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है हमारे पास? तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला था कि जो यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है हमारे पास, वो प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। वो प्योरली क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। और वीवीटी ने क्या बोला था? जो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था कि प्योरली आयनिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सेकंड चीज क्या थी हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, आयनिक बॉन्ड होता है। जब से कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं होता है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास या कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अगली चीज क्या बोली थी वीवीटी ने कि जो मेन पॉइंट है जो इसका, जो डी ऑर्बिटल है हमारे पास, वो क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। डी ऑर्बिटल क्या कर लेता है? स्प्लिट हो जाता है, मतलब दो उसमें टूट जाता है हमारे पास डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो डी ऑर्बिटल भी हमारा क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। तो सेकंड चीज, यहाँ पे जो लिगैंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। लिगैंड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं पॉइंट चार्ज, एक होते हैं पॉइंट चार्ज हो गया हमारे पास, एक होता है पॉइंट डाइपोल। एक होता है क्या? पॉइंट डाइपोल। पॉइंट चार्ज का मतलब जैसे ये हो गया F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या होते हैं? जिनमें चार्ज होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? पॉइंट चार्ज। तो ये मेटल के साथ कैसे कैसे बॉन्ड बनाते हैं? M और ऐसा Cl नेगेटिव है हमारे पास। ठीक है, तो M पे होता है पॉजिटिव चार्ज। मेटल में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इस पर जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव में जो इंट्रैक्शन होगा तो प्योरली आयनिक इंट्रैक्शन होता है यहाँ पे, तो इस वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। जो पॉइंट डाइपोल हो गया तो जैसे हो गया H2O हो गया हमारे पास, NH3 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये सारे पॉइंट डाइपोल हो गए। जैसे H2O कैसे कैसे बॉन्ड बनाएगा? तो आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या आता है? स्लाइडली नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज। तो M पे आता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि डी ऑर्बिटल कैसे कैसे स्प्लिट करते हैं, स्क्वायर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और किस में? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार से स्प्लिट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? डी ऑर्बिटल कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने डी ऑर्बिटल होते हैं? डी ऑर्बिटल में 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास। ठीक है, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2 ये होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, इन तीनों में क्या सिमिलरिटी होती है XY, YZ और ZX में, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होते। ये आपका एक्स और वाई एक्सिस हो गया, जैसे ये वाई और जेड, ये जेड और एक्स। तो हमने एक अपने के लिए क्या माना है कि एक्स और वाई एक्सिस ये आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये सेम नहीं है, ये एक्सिस अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। ये आपका एक्सिस है, इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। कहाँ पे? बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, लेकिन DX2Y2 DZ2 में क्या देखने को मिलता है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इन पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ठीक है, DZ2 में भी जेड एक्सिस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है हमारे पास? ये मेटल है, ये हमारे को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। आपको पता होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है। ठीक है, तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो ये क्या, कौन सी एक्सिस है हमारी? जेड एक्सिस। अगर मैं एक्सिस बनाऊँ यहाँ पे तो ये होती है जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। ठीक है, आपको पता होगा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इसको माना है मैंने। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी इसी की तरह रहता है। कैसा क्यों रहता है इसकी तरह? क्योंकि इनके बीच जो एंगल होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, जैसे ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस हो गया आपका ये जेड एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इनके बीच जो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। और ऑक्टाहेड्रल में भी क्या होता है? इनके बीच क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल ही तो होता है। आपको बताया था मैंने कि ये जो इन सब के बीच क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होता है, और इसके बीच 180 डिग्री का एंगल होता है। तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल में जो लिगैंड होंगे वो मेटल के साथ जब अगर बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है, तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट हो रहे होंगे। इतनी बात आपको सब पता है। ठीक है, तो ये जो लिगैंड होते हैं कैसे आते हैं? एक्सिस से आते हैं। कहाँ से आते हैं? एक्सिस से आते हैं। तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक्सिस से आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, किससे आ रहे हैं? एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब लिगैंड के इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अलोंग आएंगे, इसका मतलब जब एक्स, ये हमारी जेड एक्सिस, अगर मैं इसको 3 एक्सिस मानूँ, ये 2 ही एक्सिस ले लूँ मैं,
ये हो गई x एक्सिस, ये y एक्सिस ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे dx2y2 क्या होगा हमारे पास, ऐसा ही है हमारा dx2y2 ऐसा है हमारे पास, और dxy क्या है हमारे पास, ये बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बीच में तो होती है यहाँ पे। तो जब एक्सिस लिगेंड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, बीच से नहीं आ रहा है लिगेंड, लिगेंड यहाँ बीच से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक्सिस से आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। क्यों करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिपल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, एक्सिस से आ रहे हैं, और एक्सिस में कौन से इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, dx2y2 और dz2 के इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास क्या है, एक्सिस में। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, इसके और इसके बीच रिपल्सन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे, तो जिसके वजह से इनके बीच, इन दोनों के बीच और लिगेंड के बीच रिपल्सन हो रहा है, तो इसके वजह से रिपल्सन के फलस्वरूप इसके बावजूद क्या होगा हमारे पास, ये जो इन दोनों की एनर्जी हो क्या, और ये बढ़ जाएगी रिपल्सन के बाद, और इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। तो आपको पता चला इन दोनों की एनर्जी क्यों बढ़ी, क्योंकि जो लिगेंड था वो एक्सिस से आ रहा था, और ये भी, इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो भी एक्सिस में होती है इन दो ऑर्बिटल की, तो इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, जिससे हमारी इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे कैसे होती है, ये आपके सबसे पहले 5 ऑर्बिटल थे डी ऑर्बिटल के, ठीक है। तो सबसे पहले इनको पता नहीं था, ठीक है, कि लिगेंड किसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि लिगेंड बहुत दूर था पहले, ठीक है। तो लिगेंड सबसे पहले पता नहीं था इन किसकी तरफ आ रहा है, तो सबके एनर्जी स्टार्टिंग में क्या हो गई, बढ़ गई। सबके एनर्जी स्टार्टिंग में क्या हो गई, ये बढ़ गई हमारी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो जैसे इसकी एनर्जी बढ़ी हमारे पास, तो हुआ क्या, इसके बाद जब लिगेंड बहुत दूर था तो सबको लगा कि ये पांचों लड़के थे, इनको लगा कि हमारी तरफ आ रहा है, बिल्कुल तैयार हो गए बिल्कुल अच्छे से, और इनकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन जैसे ही बिल्कुल लिगेंड बिल्कुल पास आ गया, तो एक्चुअल में किसके पास आया हो, dz2 x2 y2 और dz2 के पास आया हो, ठीक है। एक्चुअल में इन दो ऑर्बिटल के पास आया, इनके पास तो आया नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए इनके बीच रिपल्सन हुआ, जिसके वजह से इन दोनों की एनर्जी हमारी क्या हो गई, इन दोनों की एनर्जी हमारी बढ़ गई, ये इन 2 की एनर्जी हमारी बढ़ गई, और 3 की एनर्जी हमारी क्या हो गई, ये 3 की एनर्जी हमारी क्या हो गई, ये हमारी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो 3 की जो एनर्जी थी हमारी वो हो गई हमारी, घट गई। आ गई बात आपको समझ में। तो जो dxy, dyz और dxz थे हमारे पास, उनकी एनर्जी कम हो गई, और dx2y2 और dz2 की एनर्जी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि रिपल्सन इसमें हुआ, ठीक, बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम बैरी सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर, बिल्कुल अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जब इसकी एनर्जी कम हुई, तो इसकी एनर्जी कम होती है हमारे पास कितनी, -0.4 डेल ओ। तो इसकी एनर्जी कितनी कम होती है हमारे पास, -0.4 डेल ओ, ठीक है। और जो इसकी एनर्जी होती है हमारे पास वो होती है +0.6 डेल ओ। इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, 0.6 डेल ओ इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और इसकी -0.4 डेल ओ घट जाती है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल एनर्जी स्प्लिटिंग की बात करें, कितना स्प्लिट हुआ है, तो 0.6 + 4, तो टोटल 1 डेल ओ। तो हमारा टोटल स्प्लिटिंग कितनी होती है ऑक्टेटल में, तो टोटल स्प्लिटिंग होती है हमारी डेल ओ होती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, क्यों यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई, कैसे कैसे स्प्लिटिंग हुई, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस CFSE की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद हमने क्या निकालनी है, CFSE की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो CFSE की वैल्यू से पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डेल ओ। क्या पढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डेल ओ हमारे पास, ठीक है। कि डेल ओ किस प्रकार से हमारा क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास कि डेल ओ हमारे पास क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, अगर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे हमारे पास, तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं हमारे पास, अगर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, तो जो डेल ओ हमारे पास क्या होता है, उसकी स्प्लिटिंग कम होती है स्प्लिटिंग हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर है हमारे पास कि ऐसे में हमारी इंक्रीज कर रही है क्या, फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जो NO होगा हमारा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए जो डेल ओ होगा हमारे पास, स्प्लिटिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा था लिगेंड फील्ड थ्योरी ने, ठीक है। तो जब हम कब लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम क्या बिल्कुल अच्छे से इसको देखेंगे क्यों हमारा स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इनमें, ठीक है। तो हमारे पास ये आपका ऑर्डर है, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, और आपको याद करने की ज़रूरत तो है ये, लेकिन हमारा जितने एग्जाम्पल करते हैं अपने आप हमें क्या होता है, याद हो जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो बिल्कुल आपको माइंड में होना चाहिए, अगर मैं 3D ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये वाली जो है सीरीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर वो 2 पॉजिटिव मेटल अगर 2 पॉजिटिव स्टेट में रहे, जैसे स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, अगर 2 पॉजिटिव
स्टेट में रहे तो टिल NH3 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ तक आपका जो होता है टिल NH3, यहाँ तक आपके क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। मतलब आपका NH3 तक सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। बिल्कुल अच्छे से बात ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मेटल 3 पॉजिटिव स्टेट में, अगर किसमें, मेटल 3 पॉजिटिव स्टेट में, तो आपका स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम से लेकर आयरन 3 पॉजिटिव तक, स्कैंडियम से लेकर आयरन 3 पॉजिटिव तक, तो यही रूल होगा। अगर मेटल 3 पॉजिटिव स्टेट में है तो स्कैंडियम से लेकर आयरन 3 पॉजिटिव तक, तो यही रूल होगा। इसके बाद आता है क्या, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, निकिल 3 पॉजिटिव और कॉपर 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो जो ये होंगे हमारे पास, ये तीनों के तीनों, यहाँ पे क्या होगा, टिल F नेगेटिव तक हमारा क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। मतलब यहाँ तक ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे। इन तीनों के केस में बात समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर 3 पॉजिटिव में होंगे तो इन तीनों के केस में हमारे पास क्या होंगे, F नेगेटिव तक क्या होंगे, हमारा वीक फील्ड लिगेंड होंगे, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। बिल्कुल अच्छे से आप ये तो बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाना है, ठीक है। अगर 4D और 5D की बात करूं मैं, 4D और 5D सीरीज़ की बात करूं मैं, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये आप बात ध्यान रखना। अगर 4D और 5D सीरीज़ की बात करूं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिल्कुल अच्छे से ये दिमाग में बैठना चाहिए ये सारा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या होता है हमारे पास, ये ध्यान रखना कि हमारे पास मेटल की जो जितना ज़्यादा चार्ज होगा हमारे पास, मेटल में जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा, स्प्लिटिंग हमारी क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग हमारी क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ आप ध्यान से रख लेना जो हमारी आगे बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक। तो आपको ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गई होगी और ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो एक चीज़ स्प्लिटिंग में एक चीज़ छूट गया था हमारे पास, उसको अभी कवर करते हैं। उसी के साथ साथ क्या हम CFSE वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ लेते हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, तो ये होती है हमारी दो उसमें टूट जाता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल 2 उसमें स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो जो ये नीचे वाला लेवल होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, T2G, इसको हम क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं, और ऊपर वाले को बोलते हैं हम EG, ठीक है। तो T2G का मतलब क्या हुआ, T2G मतलब अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, ऐसे भी रह सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे भी रह सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा भी रह सकता है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों उसमें रह सकता है। तो इसलिए बोलते हैं हम ट्रिपली डीजेनरेट, इसको बोलते हैं हम क्या, ट्रिपली डीजेनरेट बोलते हैं, इसीलिए हम इसका नाम रखा T2G। और G का मतलब होता है हमारा क्या, जी रेट, G का मतलब होता है हमारा क्या, जी रेट। और जी रेट क्यों बोलते हैं हम इसे, ये हम पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में अच्छे से, ठीक है। तो ये होता है T2G और ट्रिपली डीजेनरेट इसका मतलब होता है। और यहाँ पे EG का मतलब डबली डीजेनरेट, EG का मतलब होता है डबली डीजेनरेट मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन रखा तो यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, 2 टाइप से रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं डबली डीजेनरेट इसे, इसको बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट, ठीक है। तो आपको पता है नीचे वालों की एनर्जी होती है -0.4, ऊपर वालों की एनर्जी होती है +0.6, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है -0.P + 0.6Q डेल नॉट प्लस MP, ठीक है। डेल O का मतलब क्या हो, ऑक्टाहेड्रल, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, डेल O का मतलब ये होता है, ठीक है। O का मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल। तो -0.4P का मतलब क्या हुआ कि -0.4 जिनकी एनर्जी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो P मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें, ठीक है, T2G में। 0.6Q का मतलब क्या हुआ, जिनकी 0.6 एनर्जी है वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.6 है। डेल O प्लस MP का मतलब क्या हो, P यहाँ पे कैपिटल रहता है, P क्या रहता है, कैपिटल P रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास डेल O ज़्यादा हुआ पेयरिंग एनर्जी से, अगर हमारे पास क्या हुआ, डेल O ज़्यादा हुआ, तो डेल O मतलब ये जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा हुई है हमारे पास, ठीक है। तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहला यहाँ भरा जाएगा, दूसरा तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ भरा जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ भरा जाएगा। यहाँ क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल में जा ही नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल में जा ही नहीं पाता। इसी वजह से क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है। तो इसीलिए अगर डेल O जब होगा ज़्यादा हमारे पास, तो वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, वहाँ पेयरिंग एनर्जी कम होगी, जिस वजह से पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर डेल O कम है हमारे पास पेयरिंग एनर्जी से, डेल O मतलब क्या, डेल O कम है, स्प्लिटिंग कम हो रही है, तो 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन हमारे क्या जाता है, ऊपर चल जाता है, क्योंकि वो आसानी से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। हुंस रूल के अकॉर्डिंग भरा जाएगा, 1 2 3 4 ऊपर चल जाता है। तो जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी हमारे पास तो पेयरिंग नहीं हो पाती डेल O से, और जब पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो वहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि डेल O वहाँ पे ज़्यादा होता है और पेयरिंग हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। इतने से आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक।
तो चलिए अब आते हैं किस पे, तो m का मतलब हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, तो p का मतलब पेयरिंग एनर्जी, m का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब फटाफट से करते हैं, 3-4 एग्जांपल लेते हैं, उनमें हम क्या निकालते हैं, CFSE वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले लेते हैं हम कौन सा सिस्टम, D4 से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, D4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो D4 में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास कि एक आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक आता है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड, SFL और वीक फील्ड लिगेंड वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोनों के लिए हमने क्या निकालनी है, CFSE निकालनी है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो D4 में क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम बोलते हैं लो स्पिन भी बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब लो स्पिन क्यों बोलते हैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 और वीक फील्ड लिगेंड वालों को बोलते हैं हम हाई स्पिन, वीक फील्ड लिगेंड वालों को क्या बोलते हैं हम, हाई स्पिन। तो सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड वालों को हाई स्पिन क्यों बोलते हैं ध्यान रखना। अगर मैं D4 की सिस्टम की बात करूँ, वीक फील्ड लिगेंड मतलब 1 2 3, चौथा जाएगा हमारा ऊपर जाएगा, चौथा क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो ये इसको हाई स्पिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, एक ही तरफ है। तो ओवरऑल स्पिन की बात करें हम तो चार क्या ऐड हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे स्पिन क्या है, हाई। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो चौथा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। चौथा हमारा क्या पेयरिंग कर लेगा, तो इसकी जो स्पिन है, इसकी स्पिन की उल्टी स्पिन है, तो इसकी स्पिन और इसकी स्पिन आपस में क्या कैंसिल हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्पिन कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनको हम लो स्पिन भी बोलते हैं और वीक फील्ड लिगेंड वालों को हाई स्पिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ वाला भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला लगाना हमने, 0.4 इंटू पी कितने हमारे पास, तो पी मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो -0.4 इंटू 4, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू क्यू में कितने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो 0.6 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो जाएगा डेल ओ, ठीक है, प्लस m मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों ने पेयरिंग करी, तो एक इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग करी, ठीक है, तो 1p, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1p, तो 4 4 से -1.6 प्लस 1p हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे आपको ये निकालना है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड में करो, वीक फील्ड लिगेंड में एक इलेक्ट्रॉन का चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं इसमें वीक फील्ड लिगेंड में, तो -0.4 इंटू 3, तो -0.4 इंटू 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर, तो 1 इंटू 0.6 मतलब 0.6, यहाँ पे डेल ओ, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, पेयरिंग हुई कुछ नहीं हुई पेयरिंग, तो m की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो होगी हमारे पास 4 3 1.2 प्लस 0.6, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -0.6 डेल ओ। तो इतनी आपको समझ में आ गया D4 में कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जाम्पल करता हूँ, उसके साथ आप समझ जाओगे, बाकी आपने खुद निकाल के देखना है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो D6 का करना है हमने, तो D6 में करो, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, सबसे पहले किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, तो 1 2 3, अगला भी क्या हो जाएगा 4 5 और 6, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पे देखो 0.4 इंटू पी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो -0.4 इंटू 6, ठीक है। 0.6 क्यू में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये 0 हो जाएगा, इंटू डेल ओ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल ओ आ जाएगा, प्लस m का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग करी, 3 इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग करी, तो 3p हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 6 4 जा 24 आ जाएगा हमारे पास 3p। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे हमारा -2.4 डेल ओ प्लस 3p, इसकी CFSE वैल्यू ये आ जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्या करें, वीक फील्ड लिगेंड का केस कंसिडर करें, तो यहाँ पे होगा क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे किसकी CFSE की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे CFSE की वैल्यू तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू -0.4, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस एक दो ऊपर है तो 0.6 इंटू 2, कोई दिक्कत तो नहीं, डेल ओ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्लस m मतलब कितने ने पेयरिंग करी, एक ने पेयरिंग करी, तो यही चीज़ यहाँ पे सब गलती करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं, पेयरिंग नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है पेयरिंग यहाँ पे, अब ये इसको एक ध्यान रखना, वो वाली पेयरिंग और ये वाली पेयरिंग में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था वहाँ पे हो क्या रहा था, स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि पेयरिंग हमें करानी पड़ रही थी, पेयरिंग हमें करानी पड़ रही थी अपने आप,
ठीक है। तो पेयरिंग करानी पड़ रही थी, जिसके वजह से यहाँ पे m की वैल्यू 3 आई। यहाँ पे क्या चक्कर है, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 छठवां इलेक्ट्रॉन ने तो यहीं पे आना था, छठवां इलेक्ट्रॉन कहीं और जा ही नहीं सकता था। 6 वाले इलेक्ट्रॉन ने, छठवां जो इलेक्ट्रॉन था उसने यहाँ पे आना था, मतलब पेयर करना ही था उसने, इसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तो यहाँ पे हमने पेयर नहीं कराया, इसने होना ही था, इसलिए यहाँ पे m की वैल्यू 0 होगी। इतनी बात आप ध्यान से सुनना, ठीक है। जहाँ पे हमने पेयर कराएंगे, मतलब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट होगा, वहीं पे यहाँ पे m की वैल्यू आएगी, वहीं पे क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 होगी, 0 इंटू पी 0 हो जाएगा। इतनी बात आप कान खोल के सुन लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16 प्लस 1.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस 0.4 डेल ओ, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा CFSE वैल्यू कैसे कैसे निकालनी है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको CFSE वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, प्रैक्टिस करिएगा। D1 से लेकर D10 तक आपको सारी वैल्यू निकालनी है। हाई स्पिन और वीक लो स्पिन दोनों का केस कंसिडर करना है। जहाँ पे भी डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब चलते हैं किसकी तरफ, टेट्राहेड्रल में कैसे कैसे स्प्लिटिंग होती है। तो ये ध्यान रखना आप, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे कैसे होती है, इसके लिए हमने बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाना। हमने अपने क्वेश्चन से मतलब है, हमें अपने स्प्लिटिंग से मतलब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ये आपका क्यूब है, तो ये आपका अगर बीच में मेटल है तो लिगेंड ऐसे आते हैं हमारे पास, ये आपके 4 लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपकी एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। तो इनमें मैं बात करूँ अगर कि जो हमारे एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें होते हैं, dx2y2 और dz2 में आपके क्या होते हैं, एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बीच में क्या होते हैं, dxy dyz और dzx से क्या होता है, एक्सिस के बीच में होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे एक्सिस के अलोंग होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे जो लिगेंड आते हैं तो इनकी लिगेंड से जो दूरी होती है वो होती है 0.7 a क्या होती है, ये इस क्यूब की लेंथ, a क्या है, क्यूब की लेंथ है हमारे पास, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होंगे dx2y2 dz2 की, इनकी लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों से दूरी इतनी होती है, ठीक है। और जो इतनी इसकी होती है dxy dyz dzx की, इनकी जो इलेक्ट्रॉनों से दूरी होती है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों से डिस्टेंस होती है, वो होती है 0.5 a। अब कैसे कैसे निकली इसकी हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक, क्योंकि हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें इतना मतलब है स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो हमारा ये ध्यान रखना, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से जो जितने ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ पर रिपल्सन उतना ज़्यादा होगा और उसके वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इनकी डिस्टेंस क्या होती है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों से बहुत नज़दीक होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो आई बात समझ में। तो इतना हमने समझना था, जो इस क्यूब के उससे हमने क्या हो समझ दिया, ठीक है। तो जो हमारे क्या होंगे, बीच में होंगे एक्स, ये वाले होंगे हमारा बीच में, एक्सिस के जो बीच में होंगे उनकी और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से रिपल्सन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो इसमें अगर मैं बात करूँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो स्टार्टिंग में सबको लगा कि जो लिगेंड है वो हमारी तरफ आ रहे हैं, सबके सब तैयार हो गए, एनर्जी बढ़ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में किसकी तरफ आ रहे थे, इसकी तरफ आ रहे थे, क्योंकि इनकी एनर्जी, इनकी डिस्टेंस है उससे बहुत कम है, तो इनकी तरफ लिगेंड आ रहे थे, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, इनकी एनर्जी यहाँ पे हमारी बढ़ जाती है, इन 3 की एनर्जी हमारी बढ़ जाती है और 2 की एनर्जी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये 2 कौन से थे, dx2y2 और dz2 की एनर्जी घट जाती है, और यहाँ पर जाकर dxy dyz और dzx, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैरी सेंटर। इसके नीचे जो एनर्जी कम हुई इसकी होती है -0.6 डेल टी का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी जो dx2y2 dz2 थी उनकी एनर्जी 0.6, तो जब ये नीचे आएंगे तो माइनस में 0.6, ठीक है। तो ये ऊपर गया तो इनकी एनर्जी प्लस में 0.4 डेल टी हो गया हमारे पास। तो इतनी आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इनके जो एनर्जी लेवल है इसको बोलते हैं हम क्या, वहाँ इसको लिखा था हमने ई लिखा था, डब्ल्यू डिजनरेट, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ईजी लिखा था, यहाँ पे जी नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री नहीं होती, जी रेट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं होता ये हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं ई और इसको लिखते हैं हम T2, क्योंकि ट्रिपली डिजनरेट है, यहाँ पे डब्ल्यू डिजनरेट है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अगर हमने CFSE वैल्यू निकालनी है तो ये एक चीज़ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो लिगेंड होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड ही होते हैं, मतलब यहाँ पे पेयरिंग होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो डेल ओ होता है हमारे पास, उसकी एनर्जी कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। जो डेल ओ, इस डेल टी बात करें हम, डेल टी होता है जो हमारे पास जो स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल में, वो हमेशा कम होती है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, जिसकी वजह से हमें पेयरिंग होती ही नहीं है कभी, इसलिए सारे के सारे क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो CFSE उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -0.4 P प्लस
सॉरी माइनस 0.6 P प्लस 0.4 Q इंटू डेल टी। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे मैं D3 सिस्टम की बात करूँ, D3 सिस्टम में क्या हो जाएगा 1 2 और 3 तीन ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीसरा यहाँ पे पेयर कर ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। तो 1 2 3 तो दो किस में हमारा 0.6 में, तो 0.6 इंटू 2 तो मतलब 1.2, ठीक है। एक इसमें हमारा 0.4 में तो प्लस 0.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.2 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा माइनस 0.8 डेल टी। तो ये होती है इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे CFSC की वैल्यू वैसे ही निकालनी है हमने, ये देखना है हमारे पास। बस यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी हमारा पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, इसलिए MP वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे CFSC में MP प्लस MP भी लिखते हैं तो यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता है CFSC इसकी, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना, जब हमें कंपेरिजन करना होता है, क्या होता है, दो चीज़ें कंपैरिजन कर रहा हूँ एनर्जी का। तो हमने करा कि क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में हमारे किस में CFSC ज़्यादा होगी। तो CFSC कंपेयर करने के लिए दोनों की वैल्यू क्यों होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। मतलब डेल O है तो यहाँ पे भी डेल O होना चाहिए, ये भी क्या होनी चाहिए डेल O में होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए डेल T और डेल O की भी जो रिलेशन होता है, डेल T इक्वल टू होता है 4/9 डेल O। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास, डेल T इक्वल टू 4/9 डेल O होता है। तो यहाँ से हमारा डेल T है तो इसको डेल O में कन्वर्ट करके तब हम दो उसकी एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमेशा ध्यान रखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम जो एप्लीकेशन ऑफ CFSC, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पाइनल्स कैसे कैसे होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।